नमस्कार। क्रेडिबल हिस्ट्री के इस शो में आपका स्वागत है और आज मैं आपको बता रहा हूं कि ये अशोक कुमार पांडे कौन है। बड़ा शोर होता है, ट्विटर पे शोर होता है, फेसबुक पे शोर होता है, कहीं मोहब्बत मिलती है, कहीं गालियां मिलती हैं, कहीं तालियां मिलती हैं, लेकिन ये बंदा है कौन? वैसे तो आप ढूंढेंगे तो मेरे बहुत सारे इंटरव्यूज़ आपको यूट्यूब पे मिल जाएंगे, लेकिन आज मैं खुद बता रहा हूँ, जिसको कहते हैं बकलम खुद। आत्मकथा तो मैंने लिखी नहीं है, ना लिखने का कोई प्लान है, लेकिन मैं बताता हूं कि अशोक कुमार पांडे है कौन। बिल्कुल वैसा ही है जैसे आप हैं, एक छोटे से शहर में, छोटे से स्कूल में, और मैंने सरस्वती शिशु मंदिर में पढ़ाई की है। ये सुन के आपको आश्चर्य हो सकता है, 8वीं तक की पढ़ाई मैंने सरस्वती शिशु मंदिर में की है। बाद में हमारे यहाँ गवर्नमेंट इंटर कॉलेज हुआ करता था, सस्ता कॉलेज। महीने की फीस तो मुझे याद नहीं है, साल की फीस शायद 15 या 20 रुपये हुआ करती थी। वहाँ से पढ़ाई की, फिर गोरखपुर यूनिवर्सिटी से MA तक की पढ़ाई की। पढ़ने में ठीक ठाक रहा, इससे ज़्यादा नहीं बताऊंगा, पढ़ने में बस ठीक ठाक रहा। लंबे समय से मैं लिखता रहा। मुझे लगता है कि मेरी पहली कविता जो छपी थी वो 1997 में छपी थी। वागर्थ नाम की एक पत्रिका अब भी निकलती है, तब भी निकलती थी। उसमें नए पत्ते करके एक कॉलम निकलता था। उसके बाद मैं कविताएं लिखता रहा, लेख लिखता रहा, तमाम सारी चीज़ें होती रहीं। 2010 से मेरी किताबें आनी शुरू हुई और पहली किताब जो आई थी वो ग्लोबलाइजेशन पे मेरी किताब आई थी। उसके बाद कविता संग्रह आए, बाकी सारा कुछ आया। लेकिन लोगों ने ये सवाल पूछना तब शुरू किया जब 2017 में मेरी एक किताब आई, कश्मीर नामा, इतिहास और समकाल। अंग्रेजी में कहेंगे कश्मीर नामा, हिस्ट्री एंड आवर टाइम्स। दरअसल हुआ ये था कि 2012 में मैं कश्मीर गया था, 12 या 13 में, मुझे ठीक ठीक याद नहीं है। और कश्मीर को मैं उतना ही जानता था जितना आमतौर पे लोग जानते हैं, और मैं खुद को पढ़ा लिखा आदमी तब भी समझता था। ये भ्रम तो रहता ही है लेखक को। लेकिन जब वहाँ मैं गया, वहाँ लोगों से मिला, कुछ किताबें ख़रीदी, वहाँ के यूनिवर्सिटी में गया, तब मेरे समझ में आया कि यार मैं तो कश्मीर को बिल्कुल नहीं जानता हूँ। आप अगर ऐसा करेंगे तो आपको भी ऐसा ही लगेगा, इसमें शर्माने की कोई बात नहीं है। क्योंकि कश्मीर के इतिहास पर हिंदी तो छोड़िए, अंग्रेज़ी में भी बहुत ज़्यादा किताबें आपको आसानी से मार्केट में नहीं मिलती हैं, किसी कोर्स में पढ़ाया नहीं जाता है। तो फिर मैंने कश्मीर पर पढ़ना शुरू किया। प्लान ये था कि 100 पेज की एक किताब लिखूंगा, लेकिन जब लिखना शुरू किया तो मुझे मालूम था कि 100 पेज में काम नहीं होगा। तो ये मोटी सी किताब आई और आप लोगों की इतनी मोहब्बत मिली। अभी जो विश्व पुस्तक मेला ख़त्म हो रहा है, उसमें इसके 7वें संस्करण का विमोचन हुआ। 15,000 के आसपास कॉपी जिसकी पाठकों के पास पहुँच चुकी हैं। 2-3 भाषाओं में, पंजाबी में, मराठी में, उर्दू में इसका अनुवाद हो चुका है। और कश्मीर नामा से अशोक कुमार पांडे वो बना जिसको आप लोग जानते हैं। इसके ठीक बाद मुझ पर सवाल उठे कि आपने कश्मीरी पंडितों पर बात नहीं की। अब कश्मीर का जब आप इतिहास लिखते हैं, कश्मीर की पैदाइश जो मिथकों में है, वहाँ से उठाकर 2018-19 तक का इतिहास आप लिखते हैं। उस समय 2017 तक का था, बाद में मैंने इसमें और चीज़ें जोड़ी नए संस्करणों में। तो कश्मीरी पंडितों के पलायन पर आप 4-5 पेज से ज़्यादा नहीं दे सकते। तो मुझसे शिकायत हुई कि आपने कश्मीरी पंडितों पर बहुत कम लिखा। तो मैंने एक और किताब लिखी, कश्मीर और कश्मीरी पंडित। अक्सर जब मैं लिखता हूं, ट्विटर पे कुछ लिखता हूं, कश्मीर ट्विटर पे आप जानते हैं मेरा हैंडल ही है अशोक_कश्मीर। तो बहुत सारे लोग मुझसे पूछते हैं कश्मीरी पंडितों के बारे में कुछ कहो। तब कहाँ थे जब कश्मीरी पंडितों का पलायन हो रहा था? कश्मीरी पंडितों पे क्यों नहीं लिखते? उनको मैं बता दूं कि ये लगभग 450 पेज की किताब मैंने कश्मीरी पंडितों पे लिखी है। इसमें न केवल कश्मीर घाटी से कश्मीर 90 के दशक में कश्मीरी पंडितों के पलायन का पूरा किस्सा है, एक्सोडस का पूरा किस्सा है और उनका पक्ष है, बल्कि जो पंडित कश्मीर छोड़कर आज भी नहीं गए हैं, जो 90 के दशक के बाद से लेकर आज तक भी कश्मीर में रह रहे हैं, ऐसे तमाम परिवारों से मैं मिला हूँ, उनका इंटरव्यू किया है और उसके आधार पर इसका आखिरी चैप्टर लिखा गया है। 2 किताबें कश्मीर पर लिख चुका था। मुझे लगा थोड़ा ब्रेक लेना चाहिए, और भी गम है ज़माने में कश्मीर के सिवा। तो तीसरी किताब मेरी आई, उसने गांधी को क्यों मारा। यह किताब आप कह सकते हैं कि गोडसे का जो बयान था कोर्ट में, जिसमें उसने गांधी के ऊपर तमाम आरोप लगाए थे ये साबित करने के लिए कि गांधी को मार के उसने ठीक किया, जिसको बाद में किताब के रूप में छापा गया, और मैंने गांधी को क्यों मारा या मैंने गांधीवध क्यों किया के नाम से वो बिकती है, उसका जवाब भी थी। और सिर्फ उतना ही नहीं, बाकायदा तथ्यों में भटका बहुत ज़्यादा। मैं गांधी हत्या के जो दस्तावेज़ थे, उन दस्तावेज़ों को देखा, जो कुछ लिखा गया था उन पर ध्यान गया मेरा, उन सबको पढ़ा और गांधीवाद को भी समझने की कोशिश की। और ये कोशिश की
ये बताने की कोशिश की कि गांधी की हत्या सिर्फ एक व्यक्ति की हत्या नहीं थी और गांधी का हत्यारा सिर्फ एक व्यक्ति नहीं था। ये दो विचारधाराओं का संघर्ष था जिसमें एक विचारधारा हार चुकी थी और अपनी हार का बदला लेने के लिए उसने हत्या की राह चुनी और इस हत्या के बाद वो और बुरी तरह से हारी। और कपूर कमीशन की जो रिपोर्ट थी, काफ़ी मोटी रिपोर्ट है, 1200 पन्नों की रिपोर्ट है, उस रिपोर्ट को खंगाला और उसमें से बहुत सारी ऐसी चीज़ें निकाल कर दी जो हिंदी तो क्या अंग्रेज़ी में भी पहले से उपलब्ध नहीं थी। इसको भी बहुत प्यार मिला। कश्मीर और कश्मीरी पंडित तो कोविड के ठीक पहले लिखी गई थी, उसके बावजूद उसका 5वां 6वां एडिशन मार्केट में है। इस किताब का जो उसके बाद लिखी गई है 2 साल में 7 एडिशन आ चुके हैं। प्रकाशक ने खुद लिखा है कि 13,000 से ज़्यादा कापियाँ बिक चुकी हैं और हिंदी में ये अपने तरह की एक उपलब्धि है। तो ये प्यार मुझे जो दर्शकों से मिला, पाठकों से मिला, बस उसी के वजह से ये सारा कुछ हुआ कि ये किताब इतने सारे लोगों के हाथों में पहुंची। अब कश्मीरनामा लिखा था तो कश्मीरी पंडित का सवाल उठा था, उसने गांधी को क्यों मारा लिखा तो सावरकर का सवाल उठ गया। लोगों ने कहा आपने सावरकर पे बड़ा कम बताया, सावरकर के बारे में बात कर रहे थे आप, लेकिन और डिटेल चाहिए। उसी बीच में सावरकर पर 1-2 अतिशय तारीफ करती हुई किताबें भी आ गई थी। तो मैंने एक और किताब प्लान की, सावरकर, काला पानी और उसके बाद। इसके लिए सावरकर के अपने लिखे जो उनका सावरकर समग्र है 10 खंड, उसकी तलाश की मैंने। और उसके साथ साथ उस दौर में तमाम सारे लोग जो अंडमान में उनके साथ थे या बाहर की राजनीति में उनके साथ थे, उनके संस्मरण, उनका इतिहास, वो सारा कुछ समेटते हुए ये लगभग 200 पन्नों की किताब लिखी, सावरकर, काला पानी और उसके बाद। और इतनी खूबसूरत बात इसके साथ जुड़ी हुई है, ये मेरी पहली किताब है जिसकी प्री बुकिंग शुरू हुई और छप कर आने से पहले प्री बुकिंग के दौर में 3 दिन में इसका पहला एडिशन जो 3300 कॉपीज का था वो ख़त्म हो गया। तो इस किताब को भी आप लोगों का खूब स्नेह मिला, अभी भी पढ़ी जा रही है। ये सारी किताबें, चाहे वो गांधी वाली किताब हो, चाहे वो कश्मीर और कश्मीरी पंडित हो, 3-3, 4-4 भाषाओं में, मराठी में, पंजाबी में, कई भाषाओं में अनुवाद हो चुकी हैं। इस किताब का भी मराठी में अनुवाद हो चुका है, कुछ और भाषाओं में इसका अनुवाद चल रहा है। और फिर जब बहुत लंबा ब्रेक हो गया था साहित्य से, तो जो हमारे सीनियर साहित्यकार हैं अशोक बाजपेयी जी, जो रजा फाउंडेशन के सर्वे सर्वा भी हैं, उन्होंने मुझसे कहा कि रजा फाउंडेशन के लिए किताब लिखो, राहुल सांकृत्यायन की जीवनी। तो लिखी गई ये किताब जिसका शीर्षक है अनात्म बेचैनी के यायावर, राहुल सांकृत्यायन। राहुल सांकृत्यायन भारतीय लेखकों के बीच एक बेहद महत्वपूर्ण नाम है। दुनिया में वैसा घुमक्कड़ मिलना बहुत मुश्किल काम है। उस ज़माने में पैदल चल के 3-4 बार तिब्बत गए थे। बौद्ध धर्म के जो ग्रंथ गायब हो गए थे वो वहाँ से लेके आए, उनको संपादित किया, पूरी दुनिया घूमी। दुनिया का शायद ही कोई ऐसा विषय हो, दर्शन दिग्दर्शन जैसी किताब लिखी, इतिहास पर किताबें लिखी, शायद ही दुनिया का कोई ऐसा विषय हो जिस पर राहुल सांकृत्यायन ने कलम न चलाई हो। 150 से ज़्यादा किताबें हैं। एक शानदार जीवन है जिसमें पहले वो अपने घर से भागते हैं, घर से भागकर वो एक मठ में चले जाते हैं, साधु बनते हैं, फिर मठ में भी मन नहीं लगता है, फिर आर्य समाज के करीब जाते हैं, फिर श्रीलंका चले जाते हैं, बौद्ध धर्म से प्रभावित होते हैं, वामपंथ से भी प्रभावित होते हैं, आज़ादी की लड़ाई में हिस्सा लेते हैं, सिर फूटता है, जेल जाते हैं, कम्युनिस्ट पार्टी में शामिल होते हैं, रशिया चले जाते हैं, फिर कम्युनिस्ट पार्टी से भी उनको निकाल दिया जाता है, बाद में कम्युनिस्ट पार्टी ने फिर उनको शामिल कर लिया अपने भीतर। तो एक शानदार ज़िंदगी है, एक मज़ेदार ज़िंदगी है। मैंने उसका एक आलोचनात्मक अध्ययन करने की कोशिश की और ये किताब लिखा। तो अशोक कुमार पांडे मूलतः कुछ नहीं है, वो सिर्फ एक लेखक है जो चुप नहीं रह पाता। अशोक कुमार पांडे सिर्फ आप जैसा एक मनुष्य है जिसने लिखने को अपना जीवन बनाया है। मैं एक सरकारी नौकरी करता था, वो नौकरी छोड़ दी मैंने क्योंकि लिख नहीं सकता था अगर वो नौकरी में करता रहता तो जिसने लिखने को अपना जीवन बनाया है, लेकिन केवल लिख के भी जिसका काम नहीं चलता, जिसको लगता है कि आज के समय में जो गलत है उसके खिलाफ खड़ा होना चाहिए। आप उसको कांग्रेसी कहिए, वामपंथी कहिए, जो कहना हो कहिए, वो आपका चयन है। हो सकता है वो थोड़ा सा कांग्रेसी हो सकता है वो थोड़ा सा वामपंथी हो, लेकिन हर लेखक को यह अधिकार है कि वो अपने लिए विचारधारा चुने। आज की डेट में कोई मुझसे पूछेगा तो मैं ये कहूँगा कि हिंदुस्तान को, भारत को, हमारे देश को 3 लोगों की बहुत ज़रूरत है। महात्मा गांधी की, बाबा साहब अंबेडकर की और कार्ल मार्क्स की। गांधी की ज़रूरत है अहिंसा के लिए, बराबरी के लिए।
डॉक्टर अंबेडकर की ज़रूरत इसलिए है क्योंकि जाति भेद आज भी पूरी तरह से ख़त्म नहीं हुआ है, जाति के खिलाफ लगातार संघर्ष चलाने के लिए। और मार्क्स की ज़रूरत इसलिए है कि आप उनकी प्रविधियां भले ना अपनाएं, लेकिन मालिक और मजदूर के बीच का भेद खत्म करने की जो वो बात करते हैं, लोगों के बीच में आर्थिक और सामाजिक बराबरी की जो बात करते हैं, जिस समाजवाद की वो बात करते हैं, उसके बिना कोई भी देश प्रगति तो कर सकता है, पैसे तो कमा सकता है, लेकिन खुशहाल नहीं हो सकता। तो ये अशोक कुमार पांडे बेसिकली एक खुशहाल हिंदुस्तान का सपना अपने दिल में लिए आपके जैसा एक इंसान है। ये वीडियो इसलिए है क्योंकि बहुत सारी बातें बहुत जगहों पे होती रहती हैं। इस बार पहली बार हुआ कि जब मैं पुस्तक मेले में गया तो बहुत सारे लोग मिले जिन्होंने मुझसे कहा कि हम आपका वीडियो रेगुलर देखते हैं, हम आपके बारे में जानना चाहते हैं। तो मैंने कहा कोई और क्या बताएगा, मैं ही बता देता हूँ। वीडियोस आते रहेंगे, बातें होती रहेंगी, किताबों पर भी, इतिहास पर भी और अपने समय की तमाम विसंगतियों पर भी। और अगर आपको लगता है कि ये वीडियोस आने चाहिए, जो मैं बातें कर रहा हूँ वो ऐसी बातें हैं जो लोगों तक पहुँचनी चाहिए, तो जुड़िए हमसे, सब्सक्राइब कीजिए, ज्वाइन कीजिए और वीडियोस जहाँ तक पहुँचा सकते हैं वहाँ तक पहुँचाइए। बहुत शुक्रिया।